स्कॉटलैंड में इस सप्ताहांत लोच नेस मॉन्स्टर की खोज का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे बड़ा है। नेस्सी के अस्तित्व के प्रमाण जुटाने के प्रयास में सैकड़ों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोच नेस में एक राक्षस की कहानियां प्रचलित हैं। मैंने 26 मई 2007 को रात 10 बजने से 10 मिनट पहले उस दैत्य को देखा। दशकों की अटकलों के बाद एक नए वैज्ञानिक अभियान ने झील के हर इंच का नक्शा तैयार कर लिया है। स्कॉटिश हाईलैंड्स में फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई यह कहानी तब बदल गई जब सोनार ने पानी के नीचे किसी विशालकाय चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार विज्ञान का सामना इस किंवदंती से हुआ और यह चौंकाने वाला था। शोधकर्ताओं ने जो पाया उसे समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। सोनार स्कैन और डीएनए परीक्षण से बहुत पहले ही इस शांत स्कॉटिश झील ने एक ऐसी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी जिसकी व्याख्या करना असंभव था। किंवदंतियों की झील। अगर आप कभी लोच नेस के किनारे खड़े हों तो सबसे पहले आपको नजारा नहीं बल्कि वहां की शांति महसूस होगी। झील की सतह एकदम स्थिर और लगभग गतिहीन दिखती है। हालांकि इस शांति के बावजूद यहां कुछ बेचैनी सी है। स्कॉटिश हाईलैंड्स से होकर बहने वाला यह जलमार्ग 23 मील तक फैला है, जो धुंध से ढकी खड़ी पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए इन्वरनेस के पास धुंध में विलीन हो जाता है। दूर से देखने पर यह साधारण लगता है, लेकिन सच कहें तो इस जगह में कुछ भी साधारण नहीं है। उस शांत सतह के नीचे दुनिया के सबसे गहरे मीठे पानी के जलाशयों में से एक स्थित है। कुछ हिस्सों में लोच नेस लगभग 755 फीट तक गहरा है, जो कुछ क्षेत्रों में उत्तरी सागर से भी अधिक गहरा है। यह गहराई ही इसे एक अलग ही आभा प्रदान करती है, मानो पृथ्वी ने स्वयं एक ऐसा गुप्त स्थान बनाया हो जहां प्रकाश की पहुंच न हो। इस झील में इंग्लैंड और वेल्स की सभी झीलों के कुल पानी से भी अधिक पानी है। यह इतनी विशाल है कि पूरे शहरों को निगल सकती है, फिर भी अपने रहस्यों को बरकरार रखती है। साथ ही इसका पानी भी इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। यह ठंडा, अंधेरा और आसपास की पहाड़ियों से बहकर आई दलदली मिट्टी से सना हुआ है। साफ मौसम में भी इसकी सतह पर लगभग कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। ऐसा लगता है मानो आसमान दिखाई ही न दे, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है। कुछ फीट नीचे उतरते ही सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। गोताखोरों का कहना है कि यह स्याही की परतों से नीचे गिरने जैसा है, जब तक कि सब कुछ शांत न हो जाए। वहां नीचे दृश्यता लगभग शून्य है और ध्वनि अजीब तरह से गति करती है, हल्की गूंज पैदा करती है, मानो झील की अपनी आवाज हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिसने भी इसे देखा है उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, मानो नीचे का अंधेरा उसे देख रहा हो। हालांकि तटरेखा से देखने पर लोच नेस एक अलग ही नजारा पेश करता है। यह शांत, स्थिर और शायद खूबसूरत भी दिखता है। लहरें देखने में हानिरहित लगती हैं, हवा शांत और सौम्य है, फिर भी उस शांति में कुछ प्राचीन रहस्य छिपा है। नीचे का भूभाग ऊबड़ खाबड़ और असमान है, जिसे हजारों साल पहले इतनी शक्तिशाली ताकतों ने तराशा था कि उन्होंने स्वयं भूमि का स्वरूप बदल दिया। लगभग 10,000 साल पहले जब अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ, तब विशाल हिमनदों ने ग्रेट ग्लेन फॉल्ट को काटकर एक गहरी खाई बना दी। बर्फ पिघलने पर वह खाई पानी से भर गई, जिससे आज हम जिस झील को देखते हैं उसका निर्माण हुआ। वहां की चट्टान की हर परत यह दर्शाती है कि प्रकृति ने हमेशा से यहां अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। और जब आप अंततः वहां खड़े होकर इसके गहरे पानी को निहारते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है
कि लोग क्यों यह फुसफुसाने लगे थे कि इसके नीचे क्या छिपा हो सकता है। झील की बनावट ही कल्पना को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। उस काले पानी में अदृश्य रूप से क्या चल सकता है? हिमयुग के बाद से अछूती खाई में किसने अपना घर बनाया होगा? सतह भले ही शांत दिखती हो, लेकिन कहीं नीचे घोर अंधेरे सन्नाटे में लोच नेस की कहानी हलचल मचाने लगती है। अगर कभी कोई जगह किसी चीज को छिपाने के लिए बनाई गई होती तो वह बिल्कुल ऐसी ही दिखती। आधुनिक खोजकर्ताओं को शायद जिज्ञासा ने लोच नेस की ओर आकर्षित किया हो, लेकिन प्राचीन लोग यहां सावधानी से आते थे। क्या लोच नेस के आसपास रहने वाले शुरुआती लोगों को कुछ ऐसा पता था जिसे हम अब जाकर खोज रहे हैं? प्राचीन चेतावनियां। सेल्टिक मिथक। तकनीक द्वारा लोच नेस के रहस्यों को उजागर करने के प्रयासों से बहुत पहले इसके आसपास की भूमि कहानियों के माध्यम से अपनी बात कह रही थी। इसके तटों के पास बसे प्राचीन सेल्टिक जनजातियों ने पानी को शांत नहीं बल्कि कुछ अप्रत्याशित के रूप में देखा। वे इसके प्रति सावधानी, सम्मान और भय का भाव रखते थे। उनके लिए झील कोई मनमोहक दृश्य नहीं थी, यह एक जीवंत उपस्थिति थी, एक ऐसी चीज जो दूरी बनाए रखने की मांग करती थी। उनकी कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वे एक तरह की चेतावनियां थीं जो उन पीढ़ियों के अनुभवों से गढ़ी गई थीं जिन्होंने कठिन परिश्रम से सीखा था कि झील के मिजाज को नजरअंदाज करने पर क्या हो सकता है। सबसे डरावनी कहानियों में से एक केल्पी की कहानी थी, जो एक रूप बदलने वाली जल परी थी और कहा जाता था कि वह एक सुंदर घोड़े के वेश में तट रेखाओं पर भटकती थी। एक आम यात्री के लिए यह हानिरहित प्रतीत होता था। इसका फर गीले शीशे की तरह चमकता था। इसका शांत स्वभाव, आंखें आप पर टिकी हुई थीं, मानो आपको पास आने का निमंत्रण दे रही हों। हालांकि कहानी हमेशा एक भयावह मोड़ लेती थी। जैसे ही कोई उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता, उसका हाथ मिर से उसकी त्वचा से चिपक जाता और छुड़ाना असंभव हो जाता। वह प्राणी अचानक पानी में छलांग लगाता और अपने शिकार को गहरे, काले, शांत जल में खींच ले जाता, जहां से कोई वापस नहीं लौटता था। यह कहानी कल्पना से नहीं बल्कि भय से फैली, जो आपको याद दिलाती है कि जो चीजें आसानी से चमकने लगती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। एक और कहानी इचविस्का यानी जल अश्व के बारे में थी। कहा जाता था कि यह केल्पी से कहीं अधिक निर्दयी था। यह कभी मनुष्य तो कभी घोड़े के रूप में प्रकट हो सकता था, कभी कभी दोनों रूपों में, और अपनी विचित्र उपस्थिति से हमेशा लोगों को आकर्षित करता था। लोक कथाकारों ने बाद में इसे सेल्टिक मान्यताओं में सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक बताया। पुरानी कहानियों में यह आपके पास आने का इंतजार नहीं करता था। यह देखता, इंतजार करता और तब हमला करता जब आप पानी के किनारे अकेले होते। लोग दावा करते थे कि यह एक वयस्क आदमी को भी चीर सकता है, क्योंकि इसकी भूख झील जितनी विशाल है। चाहे किसी ने इसे सचमुच देखा हो या नहीं, यह विचार ही पीढ़ियों को झील की शांत सतह को एक चेतावनी के रूप में देखने के लिए काफी था, न कि एक आमंत्रण के रूप में। देखिए, ये कहानियां किसी का मनोरंजन करने या उन्हें आकर्षित करने के लिए नहीं सुनाई जाती थीं। इनमें रहस्यमय ढंग से डूबने, अचानक आने वाली लहरों और रात में मछली पकड़ते या नदी पार करते समय गायब हो जाने वाले लोगों की बातें होती थीं। ये जनजातियां वास्तविकता और अंधविश्वास को अलग नहीं करती थीं। वे दोनों साथ साथ मौजूद थे। जब कोई चीज अंधेरे पानी में गायब हो जाती थी तो वह कोई दुर्घटना नहीं होती थी, वह एक संयोग होता था। पानी में एक अलग ही भार था और हर छोटा सा प्रभाव व्यक्तिगत सा लगता था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने लोगों को यह याद दिलाने का फैसला किया हो कि नियंत्रण किसके हाथ में है। फिर
565 ईस्वी में लोच नेस के आसपास का रहस्य लिखित रूप में सामने आया। सेंट कोलंबा, एक आयरिश मिशनरी जो अब स्कॉटलैंड कहलाने वाले क्षेत्र से यात्रा कर रहे थे, ने नेस नदी के पास एक व्यक्ति को दफनाते हुए स्थानीय लोगों के एक समूह को देखा। यह वही नदी है जो सीधे लोच से निकलती है। जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें बताया गया कि तैरते समय उस आदमी पर एक विशालकाय जल परी ने हमला कर दिया था। कोलंबा ने बिना विचलित हुए अपने एक अनुयायी को नाव लाने के लिए पानी के उस पार तैर कर जाने का आदेश दिया। जैसे ही वह आदमी पानी में उतरा, एक विशालकाय जीव अपने जबड़े फैलाए हुए सतह पर प्रकट हुआ और उसकी ओर झपटा। इसके बाद जो हुआ, उसी ने इस झील को इतिहास में एक खास स्थान दिलाया। कोलंबा ने अपना हाथ उठाया, क्रॉस का चिन्ह बनाया और आदेश देते हुए चिल्लाया, तुम आगे नहीं जाओगे और उस आदमी को नहीं छुओगे, तुरंत वापस जाओ। उनके अनुयायियों के अनुसार वह राक्षस जम गया, मुंह फेर लिया और अंधेरे में गायब हो गया। संत एडमनॉन द्वारा बाद में लिखा गया यह वृत्तांत आज भी बहस का विषय बना हुआ है। क्या यह दैवीय हस्तक्षेप था, कोई गलतफहमी थी, या झील की गहराई में रहने वाले किसी जीव से वास्तविक सामना था? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यह निश्चित है कि इस क्षण ने झील के दबे छिपे डर को एक स्थायी और दर्ज की गई चीज में बदल दिया। सदियों बाद भी यह कहानी अपनी शक्ति बरकरार रखती है। इतिहासकार इसकी सटीकता पर सवाल उठाते हैं, फिर भी इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसने झील को एक रहस्यमय परिदृश्य से गहरे अर्थ वाले स्थान में बदल दिया। यह आस्था, भय और लोक कथाओं का संगम स्थल बन गया। आज भी जो लोग इसके किनारे खड़े होते हैं, वे एक ऐसी अनुभूति का वर्णन करते हैं जिसे वे स्पष्ट नहीं कर सकते। हवा ठंडी हो गई है और सन्नाटा गहरा होता जा रहा है। केल्पी, हुइस्का और कोलंबा के राक्षस की कहानियां भले ही अलग अलग समय की हों, लेकिन उनमें एक ही भावना समाई हुई है। ऐसा लगता है मानो पानी अपने रहस्यों को बड़ी कुशलता से छिपाए रखता है। यह एक अनकहा समझौता है। उस क्षण तक उस प्राणी पर विश्वास, आस्था और भय पर आधारित था, लेकिन जब एक तस्वीर सामने आई तो सब कुछ बदल गया। या शायद असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ। वह तस्वीर जिसने दुनिया को भ्रमित कर दिया। इस तस्वीर की कहानी अप्रैल 1934 में शुरू होती है, जब लोच नेस के प्रति दुनिया का आकर्षण एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। पूरे ब्रिटेन के समाचार पत्रों में एक काली सफेद तस्वीर छपी जिसने लोच नेस के बारे में सब कुछ बदल दिया। उसमें गहरे पानी से एक लंबी, पतली गर्दन उभरती हुई दिखाई दे रही थी, जो शांत और रहस्यमय, लगभग प्रागैतिहासिक लग रही थी। उस समय के पाठकों के लिए यह कल्पना नहीं थी, यह प्रमाण था, क्योंकि उस समय तस्वीरों में बदलाव करना आसान नहीं था। इसमें समय, कौशल और मेहनत लगती थी जो कुछ ही लोग कर पाते थे। इसलिए जब तस्वीर सामने आती थी तो कोई उसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करता था। यह तस्वीर स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से सुनाई जा रही उन कहानियों से बिल्कुल मेल खाती थी, जिनमें उत्पन्न एक रहस्यमय प्राणी के बारे में बताया गया था, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और जो झील में चुपचाप घूमता था। देखते ही देखते तस्वीर जंगल की आग की तरह फैल गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक के पाठकों की कल्पना को सुर्खियों में छा गई। लोग उन रहस्यमयी जलधाराओं में रहने वाले किसी जीव की एक झलक पाने की उम्मीद में हाईलैंड्स की ओर उमड़ पड़े। शांत और निर्मल झील अचानक एक रंगमंच में बदल गई और हर छोटी चीज संदिग्ध लगने लगी। साथ ही पर्यटक नौकाएं भरने लगीं और कैमरे धुंध की ओर मुड़ गए। किसी को पता चलने से पहले ही यह रहस्य
एक तमाशा बन गया था। जनता ने इसे नेस्सी नाम दिया। अगले कुछ दशकों में कहानी को जीवित रखने के लिए और अधिक सबूत सामने आए। 1960 में टिम डिन्सडेल नामक एक शौकिया अन्वेषक ने झील को पार करते हुए एक गहरे, गतिशील आकार का वीडियो बनाया जो अपने पीछे एक चौड़ी लहर छोड़ रहा था। फुटेज धुंधला था, लेकिन इसने वैश्विक बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह एक नाव थी, कुछ लोगों का मानना था कि वह जीवित था, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। वर्षों बाद 1970 के दशक में एक और तस्वीर सामने आ रही थी। यह एक कथित पंख था, हीरे के आकार का और हल्के रंग का, जो पानी के नीचे से लिया गया था। यह एक प्रागैतिहासिक समुद्री जीव जैसा दिखता था जिसे प्लेसियोसॉर कहते हैं। एक बार फिर सबने इस बात पर विश्वास कर लिया। लोच नेस का रहस्य महज एक कहानी नहीं रह गया था, यह एक साम्राज्य बनता जा रहा था। जल्द ही इस कहानी ने किताबों, वृत्तचित्रों और अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया। खिलौने बनाने वालों ने नेस्सी के अपने अपने संस्करण बनाए। फिल्म निर्माताओं ने झील की गहराई में क्या छिपा हो सकता है, इस बारे में फिल्में बनाई। वैज्ञानिकों ने सोनार और कैमरों के साथ अभियानों में भाग लिया। वह झील अब सिर्फ पानी नहीं थी, वह खोज का वादा थी, अज्ञात के प्रति मानवता की भूख का प्रतिबिंब थी। लोग यह मानना चाहते थे कि कहीं उस गहरे सन्नाटे में कोई जीव समय के साथ जीवित बचा हुआ है। फिर उस मशहूर तस्वीर के 60 साल बाद सच्चाई सामने आने लगी। 1994 में क्रिश्चियन स्पर्लिंग नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने दुनिया भर के विश्वासियों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तस्वीर ने लाखों लोगों को भ्रमित किया वह कोई राक्षस नहीं थी। यह एक छोटा मॉडल था, खिलौने वाली पनडुब्बी जैसा, जिसमें गर्दन और सिर जुड़े हुए थे। उसने इसे अपने सौतेले पिता मार्माड्यूक वेदरिल के साथ मिलकर खुद बनाया था, उस अखबार से बदला लेने के लिए जिसने वेदरिल के पहले के प्रयासों का मजाक उड़ाया था। यह खुलासा दिल को जोरदार झटका लगने जैसा था। जिन लोगों ने उस तस्वीर को देखते हुए अपना बचपन बिताया था, वे ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। दशकों तक यह रहस्य और आशा का प्रतीक रही थी। अब यह एक सोची समझी शरारत के अलावा कुछ नहीं निकली। कुछ लोगों ने इसे निराशा के साथ स्वीकार किया, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनका दावा था कि कहानी में कुछ और भी रहस्य छिपा है। शायद यह कबूलनामा किसी और साजिश का हिस्सा हो। बहस पहले की तरह ही तीखी और जोरदार बनी रही, और सच्चाई सामने आने के बावजूद लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ। पर्यटक आज भी कैमरे लिए आते हैं। उनकी निगाहें उसी गहरे पानी के किनारे पर टिकी रहती हैं जहां कभी वह राक्षस प्रकट होता हुआ प्रतीत होता था। तस्वीर भले ही नकली रही हो, लेकिन उससे पैदा हुई भावना सच्ची थी। रहस्यों की यही तो खासियत है, क्योंकि सुलझ जाने पर भी वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। तस्वीर ने भले ही दुनिया को धोखा दिया हो, लेकिन इसने लोगों को यह भी याद दिलाया कि कभी कभी यकीन करना जानने से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है। वर्षों तक लोग लोच नेस की कहानी बताने के लिए कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों पर निर्भर रहे। लेकिन क्या होता है जब विज्ञान देखने के बजाय सुनने का फैसला करता है? सोनार क्रांति। 1960 के दशक की शुरुआत तक धुंधली तस्वीरों और कहानियों का युग धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदल रहा था, और दुनिया को अब दूरगामी प्रभावों या प्रत्यक्षदर्शी दावों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। इसी चाह ने लोच नेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को जन्म दिया, जो पीढ़ियों से उन झलक क्षेत्रों में हलचल मचाने वाले रहस्य का पता लगाने के लिए
दृढ़ संकल्पित पहला संगठित समूह था। इस बार वे दूरबीन या भाग्य के भरोसे नहीं थे। उनका हथियार सोनार था, एक ऐसी तकनीक जो ध्वनि से देख सकती थी और उन जगहों तक पहुंच सकती थी जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता था। एक झील में जहां प्रकाश लगभग तुरंत फीका पड़ जाता था और पानी पीठ के कारण काला हो जाता था, वहां दृष्टि बेकार थी, लेकिन ध्वनि गहराई तक पहुंच सकती थी। टीमों ने सोनार उपकरण को पानी में घसीटा, जिससे ऐसी तरंगें निकलीं जो किसी भी ठोस चीज से टकराकर वापस लौट आईं। स्क्रीन पर जो दिखा उससे वैज्ञानिक समुदाय में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। ये संकेत किसी भी झांत मछली से कहीं बड़े थे। क्या ये रीडिंग पहले असली सुराग थे, या फिर ये आंखों और दिमाग को धोखा देने के लिए मशहूर जगह का एक और भ्रम थे? अब असली परीक्षा 1987 में आई। इसे ऑपरेशन डीप स्कैन नाम दिया गया था। यह एक ऐसा मिशन था जिसका पैमाना इतना बड़ा था कि इससे पहले किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया था। प्रकृतिवादी एड्रियन शाइन के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन नावों का एक बेड़ा झील के पार एकदम सटीक संरचना में खड़ा था, जिनमें से प्रत्येक में उन्नत सोनार उपकरण लगे हुए थे। योजना थी कि एक ही समन्वित अभियान में झील के हर कोने की छानबीन की जाए। इस पर 10 लाख पाउंड से अधिक का खर्च आया, लेकिन दुनिया को इससे बहुमूल्य उत्तर मिलने की उम्मीद थी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वे उत्तर मिल ही गए हों। एक सोनार सिस्टम ने 600 फीट से अधिक गहराई में एक विशाल वस्तु का पता लगाया, जो ठंडे अंधेरे में धीरे धीरे चल रही थी। सोनार विशेषज्ञ डैरिल लोवरेंस, जिन्होंने रीडिंग की जांच की, अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि गहराई में निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मछली से बड़ा है। मुझे लगता है कि यह कोई सील है। हालांकि देखते ही देखते सिग्नल गायब हो गया। किसी के पास पहुंचने से पहले ही वह चीज बिना किसी निशान के गायब हो गई। प्रेस ने तुरंत इस ऑपरेशन को निराशाजनक करार दिया और इसे लाखों पाउंड की विफलता बताया। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं था। दरअसल सोनार ने 3 बड़े अस्पष्ट संपर्क दर्ज किए थे, जिनमें से प्रत्येक इतना बड़ा था कि उसे मछली कहना असंभव था और इतना वास्तविक था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे क्षणिक घटनाएं अभिलेखों में और उन सभी के मन में अंकित हो गईं जो मानते थे कि उस झील में अभी भी कुछ असाधारण हलचल है। लोच नेस का अध्ययन करना कभी आसान नहीं रहा है। इसके विशाल आकार के कारण इसका पूर्ण अध्ययन करना लगभग असंभव है। वहां सालों तक कुछ भी छिपा रह सकता था। यह कोई जानवर हो सकता था, कोई लकड़ी का लट्ठा, या शायद कुछ और भी विचित्र। वैज्ञानिक और आस्तिक दोनों ही यह समझते थे कि उस जल में जो भी जीव रहता है वह निश्चित रूप से रहस्य छिपाना जानता है। नावों के किनारे लौटने के बाद उत्साह धीरे धीरे चिंतन में तब्दील हो गया। शायद वे रहस्यमय संकेत मछलियों के झुंड थे, शायद वे बहते हुए मलबे थे, या शायद वे कुछ ऐसा थे जिसका नाम विज्ञान अभी तक नहीं बता पाया था। परिणामों से कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। फिर भी उन्होंने इस मामले को बंद करने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर रहस्य देखने या सुनने में नहीं, बल्कि पता लगाने योग्य चीजों में छिपा हो? क्या आधुनिक विज्ञान अंततः पानी में लिखी कहानी को पढ़ सकता है? डीएनए में बड़ी सफलता मिली। विज्ञान ने आखिरकार अपनी बात कह दी। वर्षों से लोच नेस के उस जीव की खोज कैमरों, सोनार स्कैन और पानी पर टकटकी लगाए आशा भरी निगाहों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन 2018 में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। न्यूजीलैंड के ओटागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नील जे मेल के नेतृत्व में एक टीम ने परछाइयों का पीछा करना छोड़कर विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का फैसला किया।
उस जीव को खोजने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक नया सवाल पूछा, क्या होगा अगर इसने पहले से ही कुछ सुराग छोड़े हों? इसी सवाल ने पर्यावरणीय डीएनए या ईडीएनए नामक विचार को जन्म दिया। यह एक सरल सत्य पर आधारित है। प्रत्येक जीवित प्राणी अपने परिवेश में अपने निशान छोड़ जाता है। चाहे मछली के छिलके उतरना हो, ऊद बिलाव के बाल झड़ना हो या पक्षी की बीट, हर टुकड़े में आनुवंशिक जानकारी होती है। झील से पानी इकट्ठा करके और उसका विश्लेषण करके जेम्मेल की टीम को उम्मीद थी कि वे इसमें रहने वाले हर जीव का एक जीवित नक्शा बना पाएंगे। अगर उस पानी में कोई रहस्यमय जीव छिपा होता तो उसका डीएनए भी वहां मौजूद होता। जून 2018 के 2 लंबे हफ्तों तक उन्होंने पूरी झील की छानबीन की। शांत सतह से लेकर नीचे के ठंडे धुंधले पानी तक हर हिस्से से नमूने लिए गए। लगभग 250 पानी के नमूने एकत्र किए गए, छाने गए और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया गया। टीम अब धुंधली आकृतियों का पीछा नहीं कर रही थी। अब वे पुख्ता सबूतों की तलाश में थे, ऐसे प्रमाण जिन्हें झुठलाया न जा सके या मनगढ़ंत न बनाया जा सके। और उन्हें जो मिला वह किसी की कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। जब परिणाम सामने आए तो उनका विशाल पैमाना चौंका देने वाला था। आधे अरब से अधिक डीएनए अनुक्रमों का पता लगाया गया, जो लगभग 3000 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अधिकांश छोटे थे, सूक्ष्म जीव रूपों, प्लवक और जीवाणुओं के समान। लेकिन अन्य ने झील में रहने वाले जीवों की एक परिचित तस्वीर पेश की, जैसे कि सैल्मन, पाइक, चार और प्रचुर मात्रा में ईल। आश्चर्यजनक रूप से हिरण, कुत्ते, खरगोश और मनुष्यों जैसे स्थलीय जानवरों ने भी अपने आनुवंशिक निशान छोड़े थे। एक विचित्र नमूने में तो केवल तीतर का डीएनए ही मिला, जो संभवतः किसी ऐसे पक्षी का था जो पानी में चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र ने एक साथ संवाद किया हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां क्या नहीं मिला। दरअसल प्राचीन सरीसृपों का कोई डीएनए नहीं मिला, न ही विशाल स्टर्जन या कैटफिश का कोई निशान मिला, और न ही डायनासोर युग के किसी जीव से जुड़ा कोई ठोस सबूत मिला। यह झील से जुड़े सबसे पुराने मिथकों में से एक पर एक करारा प्रहार था। फिर भी एक खोज सबसे अलग थी। सभी परीक्षणों में एक स्पष्ट पैटर्न सामने आया, क्योंकि झील के प्रत्येक भाग से लिए गए लगभग हर नमूने में ईल का डीएनए पाया गया। इसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि जेमेल ने कहा, ईल डीएनए की मात्रा बहुत अधिक है। लॉच नेस में ईल मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। लगभग हर नमूने में ईल का डीएनए मिला है। इनकी संख्या बहुत अधिक है। इस एक टिप्पणी ने दुनिया भर की कल्पना को फिर से जगा दिया। क्या वे रहस्यमय दृश्य असल में विशालकाय ईल मछलियां ही थीं? खैर, इस सिद्धांत को खारिज करना आसान नहीं था। बाद में किए गए गणनाओं से पता चला कि झील में सामान्य आकार की ईल मछलियां तो आम हैं, लेकिन किसी एक के इतने विशाल आकार में बढ़ने की संभावना बेहद कम है। फिर भी लोग इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। क्या होगा अगर वह प्राणी जिससे हर कोई डरता था, कोई राक्षस न होकर प्रकृति द्वारा नियंत्रित एक जानवर ही हो? अंततः डीएनए अध्ययन से न तो कोई प्रागैतिहासिक जीव मिला और न ही कोई पौराणिक राक्षस, बल्कि इससे एक समृद्ध रहस्यमय पारिस्थितिकी तंत्र का पता चला, जहां जीवन हर जगह अदृश्य निशान छोड़ जाता है। जल ने पहली बार अपनी बात कही, और उसकी कही बातों ने दशकों पुरानी कल्पनाओं को चुनौती दी। कई लोगों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ था। अब यह खोज
सतह पर उभरती किसी चीज की झलक पाने तक सीमित नहीं रही। यह जीवन के सबसे छोटे छोटे अंशों में अर्थ की खोज बन गई। डीएनए के नतीजे सामने आने के बावजूद लोच नेस के बारे में कुछ बातें अधूरी सी लग रही थीं। आंकड़े स्पष्ट थे, फिर भी कहानियां मिटने का नाम नहीं ले रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि लोच में मौजूद हर चीज को छानकर, नापकर या नाम देकर समझा न जा सके? क्या आप मानते हैं कि नेस्सी सचमुच मौजूद है या सिर्फ एक लोक कथा है? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी अपलोड को मिस न करें। इस तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें। स्क्रीन